तो वही क्लास। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 के बारे में। इस समय जो हमारी क्लास चल रही है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने प्रीवियस क्लास के अंदर, अगर आपको याद होगा। चैप्टर का नाम क्या था वो लिखा है आपके सामने, मार्केट रिफॉर्म्स। आपने क्या सीखा तब तक कि सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे स्टॉक मार्केट्स को लेकर या फिर आप सिक्योरिटी मार्केट को लेकर किस किस टाइप की चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई, और उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसका नाम था सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप अगर चेक करेंगे तो आपके एफएमएम, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो बुक है उसके अंदर पार्ट 2 है, ये है ना, पार्ट 2 है। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप। ये वाली जो हेडिंग है जरा एक बार चेक करो, आपकी बुक में लिखा होगा। पिछली वाली जो क्लास हुई थी ये उसका पार्ट 2 बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, उसी की कंटिन्यूटी के अंदर है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर कुछ हमारे टॉपिक्स थे ऐसे जो रह गए थे। इनफैक्ट आज भी वो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 की बात करेंगे, और पार्ट 3 जब होगा तो उसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी बातों को कंटिन्यू रख के। क्या लिखा है? डीमटेरियलाइजेशन। याद करो पिछली क्लास में हमारा आखिरी टॉपिक क्या था? डीम्यूचुअलाइजेशन। वो अलग कॉन्सेप्ट है। आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? डीमटेरियलाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि अब से कोई भी डीलिंग होगी ना, आप चाहे अपने शेयर बेचो, डिवेंचर बेचो, या कोई सिक्योरिटी को सेल करो या परचेस करो स्टॉक मार्केट के अंदर, सर वो अब फिजिकल फॉर्म में नहीं होगी। मतलब आपको कंपनी कोई कागज पे लिख के नहीं देगी कि अब से आप हमारी कंपनी के शेयर के मालिक हो, यू आर द शेयर होल्डर, इन्वेस्टर हो। नहीं, अब कंपनी सिंपल सा क्या है ये भैया कि अब सारे के सारे शेयर्स को डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर होगा, और जो भी लेन देन होगा सर उसके लिए एक अलग से डीमैट अकाउंट ओपन किया जाएगा। मैंने नाम क्या लिया? डीमैट अकाउंट। अगर अब आपको स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके शेयर में डील करना है, सेल एंड परचेज करना है, तो उसके लिए एक डीमैट नाम का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि सर डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है ना, उसमें आपके पैसे रखे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। लेकिन फर्क यह है कि इसके अंदर आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, है ना, और ये पूरी की पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। मतलब सेल एंड परचेज आपका इसी अकाउंट से होता है। तो जरा देखते हैं कि लिखा क्या है। इन इंडिया SEBI introduced Demat account in 1996. Prior to this, the securities were traded in the physical format. तो जैसा कि उसका मीनिंग आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1996 के अंदर SEBI ने एक नया काम करा कि सारे की सारी जितनी भी सिक्योरिटीज है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, सर उसके लिए एक अलग से डीमैट अकाउंट ओपन किया जाए और उनको फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। और उसी पूरे प्रोसेस का नाम क्या रखा गया? डीमटेरियलाइजेशन। अब सुनो, ये मैंडेटरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं डीमैट अकाउंट खुलवाना या ना खुलवाना हमारे हाथ में है। अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यू हैव टू ओपन द डीमैट अकाउंट। बात समझ आया? और डीमैट अकाउंट के अंदर आपकी सिक्योरिटीज रखी होंगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, लिखा है प्राइवेट हो गया। फॉर दिस NSDL एंड CDSL वर इंट्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब क्या है कि सर अब डीमैट अकाउंट कहां खुलेगा? तो उसके लिए रखी गई दो अलग अलग टाइप की डिपॉजिटरी। जब हम आएंगे ना इसके ऊपर तो आप जान पाएंगे कि व्हाट इज अ डिपॉजिटरी। लेकिन चलो शॉर्ट के अंदर हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। डिपॉजिटरी एक ऐसी संस्था है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन आपका इंस्टीट्यूशन जहां पे डीमैट अकाउंट खुलता है और जिसके अंदर आपके शेयर, डिवेंचर या जो भी सिक्योरिटी होंगी उसको इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रखा जाएगा। तो क्या रखा गया? NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म बना। यहां क्या? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आप यहां पर गलती मत करना, यहां पर भी एस है, यहां पर भी एस है, तो दोनों में जो एस है उसका मतलब सिक्योरिटी नहीं है। यहां पर क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और यहां पर क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों में फर्क है। अच्छा, दोनों के अंदर कॉमन बातें क्या है? इनका काम सेम है। इनका काम क्या है सर? आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रखेंगे अपने पास एक डीमैट अकाउंट के अंदर। बात समझ आया? मतलब साफ है सर। इफ यू वांट टू ओपन योर डीमैट अकाउंट तो वो कहां खुलता है?
डिपॉजिटरी, और वो हमारे देश में 2 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यार अभी क्या इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बात करें? ओके, ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं है। क्या लिखा है? आईपीओ ऑफ 10 CR, इसका मतलब क्या है? अब ये बात आपको थोड़ा ध्यान से सुननी है और कोशिश करो इस बातों को जानने की कि सर अगर कोई कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, आप जानते हो ना कि इन द प्राइमरी मार्केट कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, अगर आपका आईपीओ 10 CR से ज्यादा है, अगर आईपीओ 10 CR से ज्यादा है सर, तो आपको मैंडेटरी डीमटेरियलाइज्ड करना ही पड़ेगा अपनी सिक्योरिटीज को। बात समझ आ गया? तो इट इज मैंडेटरी। तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर कितना कितना ऑफरिंग जब एक कंपनी अपने साथ में लेकर आएगी, कितना आईपीओ लाने पे कंपनी को डीमटेरियलाइज करना ही पड़ेगा अपने शेयर्स को, तो वो है 10 CR से ऊपर। बात समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है वो क्या लिखा, जरा पढ़ना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या पढ़ा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, लिखता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड द नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSCCL, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, इन April 1996 to address the credit risk concerned associated in dealing the securities। मतलब समझो क्या है कहने का। मैंने आपको शेयर बेचे, मान लेते हैं मैंने आपको शेयर बेचे, मैं कौन हुआ? सेलर, आप कौन हुए? बायर। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। तो कहने का मतलब क्या है कि सर आप मैंने अगर आपको शेयर बेचे हैं, आपके प्रॉपर अकाउंट तक शेयर जाएं और आपके ट्रेडिंग आपका अकाउंट से पैसे कटकर जो है मेरे अकाउंट के अंदर आए, इस पूरी चीज की गारंटी कौन लेता है? मतलब पूरा ट्रांजैक्शन पूरा सेफ होगा, इसकी गारंटी कौन देगा आपको? तो सर इसके लिए सेबी ने क्या किया? इसके लिए एक अलग से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया, जो इस बात की देखभाल करता है, इस चीज को चेक करता है कि जो भी हो रहा है ट्रांजैक्शन वो बिल्कुल सेफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया जाए। ठीक है, इसका मतलब साफ हो गया कि अगर मैंने आपको शेयर बेचे तो इसका मतलब यह हुआ कि शेयर आप तक जाने चाहिए और आपके अकाउंट से पैसे कट के मेरे अकाउंट के अंदर आने चाहिए, और दोनों पार्टियां बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बीच में किसी भी तरह का फ्रॉड या फेक काम नहीं होना चाहिए। यह काम किसका होता है? चेक करने का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। उसका नाम देखो ना, जो ट्रांजैक्शन को बिल्कुल क्लियर करता है, एग्जीक्यूट करता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लेता है। यह इसका मतलब है कहने का। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि इसके 3 काम होते हैं। देखो 3 काम यहां पे लिखे भी है। इट हैंडल्स, क्या लिखा है? कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन की आपको जिम्मेदारी देगा कि कंफर्म हो गया है सर, उसके अकाउंट से इतना पैसा कट चुका है, उस पार्टी के अकाउंट से इतने शेयर्स कट चुके हैं, अब ट्रांसफर होंगे। सब कुछ एकदम से नहीं होता, इसमें बहुत रिस्क होता है सर, इसलिए काफी ध्यान से ये काम किया जाता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कंफर्मेशन, उसके बाद प्रॉपरली आपके अकाउंट तक शेयर जाए, हमारे में आए। क्या लिखा हुआ है लास्ट में? डिलीवरी ऑफ शेयर्स प्रॉपर, मतलब जब तक पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक सर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है उसके लिए। बात समझ आया? तो 3 काम लिखे हैं उसके लिए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ना क्या लिखा है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो उसका नाम ही उसकी मीनिंग को स्पेसिफाई करता है, इन्वेस्टर की सेफ्टी। सेबी खास तौर से इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी आपके शेयर्स या डिबेंचर्स का लेन देन चलता है सर, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इन्वेस्टर के साथ में किसी भी तरह का धोखा, फ्रॉड या फेक काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि अगर एक बार किसी भी इन्वेस्टर का विश्वास, उसका ट्रस्ट अगर स्टॉक मार्केट से उठ गया तो सर दोबारा वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पैसा लगाने के लिए नहीं आएगा। और हमको तो उल्टा उन्हें मोटिवेट करना है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि लोग दिल खोलकर स्टॉक्स के ऊपर अपना पैसा लगाएं। जरा पढ़ना क्या लिखा है? टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रमोट द अवेयरनेस, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खास तौर से एक इस तरह का फंड जो है वो स्टार्ट किया जिसके अंदर सारे के सारे इन्वेस्टर की सेफ्टी की बात होगी, बस, है ना। इन अक्टूबर 2001, आपको ये डेट ध्यान रखनी है कि सर इसका एस्टैब्लिशमेंट अक्टूबर 2001 में हुआ था। जबकि देखो इसमें एक और बात लिखी हुई है कि सेबी और सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस भी अपने एंड पे अपनी ओर से भी इस तरह के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मेंटेन करते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कर रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस अलग कर रहे हैं और सेबी भी करती है।
कहने का मतलब है, जरा सोचो कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है किसको, इन्वेस्टर को, कि किसी भी तरह से उसके साथ में कोई गलत काम ना हो जाए, कोई गलत एक्टिविटी ना हो जाए। हर्षद मेहता के केस के बाद दोबारा लोग जब स्टॉक्स पे आ रहे हैं ना यार, तो इसका मतलब है कि उस वाली घटना को भूल चुके हैं। देखो, या तो उनको है कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों में ट्रस्ट भी है कि गवर्नमेंट जब तक बीच के अंदर है, बीच में जब तक गवर्नमेंट है, कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। ये ट्रस्ट है लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब साफ था कि जब सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इतने सारे क्या आए, रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए, तो कोशिश इस बात के भी ऊपर हुई कि सर इंडियन कंपनियां बाहर की कंट्रीज के ऊपर जाके वहां से भी फंड रेज कर सके। सिर्फ इंडिया से ही शेयर बेच बेच के पैसा रेज करने की बात ना करें, अब्रॉड कहीं बाहर जाके भी, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, इन सारी कंट्री से भी फंडिंग करे, पैसा उठा सके। तो इस मामले में भी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को ग्लोबलाइज किया गया, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ में जोड़ा गया। अब पूरी बात को समझो कि इसका मतलब क्या होता है। लिखा है इन कंपनीज आर, क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम डायरेक्टली इशूइंग रुपीज डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज which can be listed abroad on foreign stock exchanges। अब इस बात का मतलब क्या हुआ सर, इंडिया अगर मान लेते हैं, देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके बात करेंगे कि जैसे मान लो कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट है, देयर इज अ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क कहां पर है, अमेरिका के अंदर। अब एक इंडियन कंपनी चाह रही है कि हम अपने शेयर को न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर लिस्ट करवाएं। पॉसिबल है? पॉसिबल है सर? नहीं है। तो उसके लिए किस जुगाड़ को रखा गया सर? उसके लिए इंडियन कंपनीज अडॉप्ट द एडीआर एंड जीडीआर। व्हाट इज एडीआर? एडीआर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और यहां का लिखा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। सर इन दोनों को देखो, एडीआर का इस्तेमाल करके एक इंडियन कंपनी अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके फंड रेज कर सकती है। जीडीआर का इस्तेमाल करके इंडियन कंपनी किसी भी दुनिया के किसी भी देश के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके फंड रेज कर सकती है। आप पहले समझो इस चीज को। मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट्स को पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ में जोड़ा गया। तो इसका मतलब साफ था कि ग्लोबलाइज किया गया, कि अब इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन कंपनी सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाकर ही फंड रेज नहीं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाके उसके स्टॉक मार्केट्स के ऊपर जाके अपनी फंडिंग कर सकती है, फंड रेज कर सकती है अपने शेयर बेच के। लेकिन वहां पे बेचने के लिए इंडियन शेयर नहीं होंगे, एडीआर या जीडीआर होगा, है ना। एडीआर बना सिर्फ अमेरिका के लिए। इसका मतलब है कि अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका के स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, तो सर उसके लिए उसको एडीआर इशू करने पड़ेंगे। लेकिन अगर दुनिया की किसी और कंट्री से, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, किसी और कंट्री से अगर वो फंडिंग करना चाह रही है, तो सर उस केस में वो एडीआर नहीं लेकिन जीडीआर का यूज करेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। बात समझ में आ रही है? कुछ पूछना है इसमें आपको? हाँ, ये सारा काम जो था इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट को ग्लोबलाइज किया गया, ताकि दुनिया भर से उसको जोड़ सके, ताकि इंडियन कंपनी अपना जो बिजनेस का जो फंड रेजिंग होती है दुनिया के किसी भी कोने से आराम से कर सके। ये सब उसके लिए किया गया था। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है ना। क्या लिखा है? नाउ एफआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट अंडर द पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी कंट्री के, किसी दूसरे कंट्री के शेयर्स में पैसा लगाते हो सर, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? फॉरेन पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, है ना। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडियन, मतलब इंडियन स्टॉक्स के अंदर अगर वो पैसा लगाना चाहता है, तो उसकी लिमिट अब कितनी है? 24% है। जरा समझो कि अब एक इंडियन कंपनी बाहर से अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 24% पैसा बाहर की कंट्री से उठा सकती है। क्या बोला? अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का कितना? 24%। लिमिट तो है, मानते हैं कि इतना ही आप बाहर से उठा सकते हो, इतने तक के आप शेयर मार्केट में बेचकर बाहर की कंट्री से पैसा रेज कर सकते हो। ओनली अप टू 24% है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका किया गया। अब एक इसमें आता है पॉइंट नंबर 5, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या था? लॉन्च ऑफ इंडिया VIX। नाउ व्हाट इज VIX? इंडिया VIX का मतलब होता है, वी का मतलब है, देखो इसमें लिखा हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स।
वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखो इसमें इतना लिखा तो नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं था कि मैं हर एक बात को लिखूं इसमें, है ना, लेकिन पढ़ेंगे एक बार लिखा क्या है। वॉलेटिल आपको जरा पढ़ेंगे। The volatility index is a measure of the market expectation of changes over the near terms launched in 2008। अच्छा, देखो जैसे मान लेते हैं कि मेरे हाथ में ये पेन है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक तरह का मार्कर है। आज मैंने इसको लिया है मार्केट से 10 रुपीज का, मान लेते हैं। क्या मैं ऐसा एस्टिमेट लगा सकता हूं कि आने वाले 5 साल में इसका वैल्यू कहां पहुंचेगा, इसका जो प्राइस है कितना होगा? अगर आज इसका प्राइस 10 रुपीज है तो आज से 5 साल के बाद क्या ये मेरे को 10 रुपीज का मिलेगा? नहीं, महंगा मिलेगा। कितना कितना महंगा मिलेगा? कितना चेंज आ सकता है इसके अंदर? मे बी 15 का हो जाए, मे बी 20 का हो जाए, 21 का हो जाए। मतलब आज करंट जो इसका वैल्यू है उसको देख के मैं इसके आने वाले कल में क्या वैल्यू हो सकती है उसको चेक कर रहा हूं या एस्टिमेट कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सेम काम करता है सर। आपका जो नाम लिखा है इसका वॉलेटिलिटी इंडेक्स का, एक ही काम होता है कि जिन शेयर्स की, जिन स्टॉक्स की वैल्यू आज इतनी चल रही है, इसी हिसाब से अगर देखें तो आने वाले टाइम में इसमें कितने चेंजेस आ सकते हैं, कितना बढ़ घट, कितना इंक्रीज हो सकता है सर। दैट इज योर व्हाट वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, और उसका शॉर्ट फॉर्म बनता है VIX। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है बट ये VIX का मतलब यही होता है। जरा पढ़ेंगे लिखा क्या है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस, मार्केट कितना इंक्रीज कर सकती है उसको आगे जाके, ऑफ चेंजेस ओवर द नियर टर्म्स। और ये लॉन्च किया गया था सन 2008 के अंदर, और इसे कैलकुलेट कौन करता है हमारे देश में? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको कैलकुलेट करता है, मतलब इसको एस्टिमेट करता है। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? आपको दिक्कत हो रही है कोई देखने में? रोशनी ठीक है? दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, अभी तो आप एक काम कर सकते हो ना, फिर इसको लिखो मत, अभी नहीं लिखो मत, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सब आएगा उसमें, चिंता मत करो। ठीक है, और अगर कोई चीज आपको लगती है कि ठीक से क्लियर नहीं हुई है, समझ नहीं आई, तो पहले मुझे पूछ लो। लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। जरा पढ़ना। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का मतलब क्या होता है सर? सन 2008 में सेबी ने एक बहुत ही अच्छा काम करा, एक बहुत ही बढ़िया काम करा कि सर सारे के पूरे स्टॉक मार्केट्स के हर एक चीज को ऑनलाइन कर दिया। देखो यहां पे लिखा क्या, बुक में लिखा है कि इन 2008 सेबी अलाउड द डायरेक्ट मार्केट एक्सेस DMA facility to the institutional investors. DMA allows brokers to offer their respective clients direct access to the exchange trading आपका system through the broker's infrastructure without manual intervention by the broker। कहने का मतलब क्या है कि अब सेबी ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ऐसा है, कोई भी स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट से कोई भी चीज को बिल्कुल ना छुपाए, ट्रांसपेरेंसी रखे हर चीज के अंदर, तो उसको भी मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस दो। मतलब वो भी जब मर्जी आके अपने स्टॉक्स के बारे में, अपनी सिक्योरिटीज के बारे में जब चाहे वो मालूम कर सकता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस देना। वहीं से ये वर्ड क्या बना? डायरेक्ट मार्केट एक्सेस बना। क्लियर हुआ? मतलब कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। अब आप इंसानों से कोई काम नहीं होगा, सारा का सारा काम ऑनलाइन चलेगा। वो घर बैठे बैठे अपने फोन पे चेक कर सकता है कि उसके डीमैट अकाउंट में कितने जो शेयर पड़े हैं वो आपके मतलब इसमें है कितने। ये सारी बातें हैं इसके अंदर, और कुछ भी खास नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस यही था। और बाकी जो इसके अंदर आपके पॉइंट्स रह गए हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो उसका अगला वाला आएगा ना हिस्सा। अभी कुछ पॉइंट रह गए हैं तो उनके ऊपर हमको डिस्कशन करना बाकी है। ठीक है, तो हम आज इतना ही करेंगे।